स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लोकतांत्रिक राजनीति दो किताब के पहले पार्ट की। 9th क्लास में हमने लोकतांत्रिक राजनीति की फर्स्ट वाली किताब पढ़ी थी। अब 10th क्लास में हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। इस पार्ट में हम बेल्जियम और श्रीलंका की दो कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताते हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। इन घटनाओं से समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। मतलब यहाँ पर दो एग्जाम्पल ले जाएंगे बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। उनके उदाहरण दिए जाएंगे कि वहाँ पे क्या सिचुएशन थी, श्रीलंका में क्या सिचुएशन थी, उन्होंने किस प्रकार से हैंडल किया या क्या दुष्प्रभाव हुए। वो सारे इस पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे और बाद में हम ये समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है और इसके कौन कौन से रूप होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पाठ में दो उदाहरण दिए गए हैं बेल्जियम और श्रीलंका को लेकर। तो हम स्टार्ट करेंगे बेल्जियम से। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% 1% लोग जर्मन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें तीन कैटेगरी हमारे सामने आती है। एक है 59% वाले डच बोलने वाले, दूसरे हैं 40% वाले जो फ्रेंच बोलते हैं और तीसरे हैं 1% वाले जो जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। अल्पसंख्यक लोग, फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। अब यहाँ पर इस पॉइंट में बोला गया कि अल्पसंख्यक लोग फ्रेंच भाषी, मतलब जो फ्रेंच भाषी लोग थे वो अल्पसंख्यक थे, पर वो ज़्यादा क्या थे, समृद्ध थे और ताकतवर थे। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों की टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत में थे। फ्रेंच लोग संख्या के हिसाब से कम थे, लेकिन वह ताकतवर थे, जबकि डच लोग संख्या के हिसाब से ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर थे। तो यहाँ पर हमें बेल्जियम की सारी रूपरेखा पता चल गई, वहाँ पे सिचुएशन क्या थी। अब हम आगे देखते हैं श्रीलंका में कि श्रीलंका का जो यहाँ पर उदाहरण लिया गया है उसमें क्या क्या बताया गया है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% है। मतलब कि जो सिंहली हैं वो 74% है यहाँ पर। तमिलों की आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। तो यहाँ पर हमारे पास दो आ गए, सिंहली और तमिल। लेकिन तमिलों में भी दो समूह हैं। पहला श्रीलंकाई मूल के तमिल जो कि 13% है, और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। तो यहाँ पर तमिल दो टाइप के मिलते हैं। पहला है श्रीलंकाई मूल के जो वहीं के थे, और दूसरा हिंदुस्तानी तमिल जो यहाँ से हिंदुस्तान से श्रीलंका में ले जाए गए थे बागानों में काम करने के लिए। अगला टॉपिक है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। यहाँ पर हम देख चुके हैं कि श्रीलंका में भी अलग अलग जातीय समूह थे, कुछ ज़्यादा थे कुछ कम थे। तो यहाँ पर श्रीलंका में जो बहुसंख्या में थे, बहुसंख्यकवाद संख्या में बहुत ही ज़्यादा होना, तो ये एक विचारधारा है बहुसंख्यकवाद। यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, ज़्यादा में संख्या है, तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय जो संख्या में कम होते हैं उनकी ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता, मतलब उन्हें दरकिनार कर सकता, उन पर ध्यान नहीं दे सकता। अब इस टॉपिक में जिन जिन की बात की गई है वो ये है कि सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा, कि वो संख्या में ज़्यादा थे, 74% थे, तो उन्होंने शासन पर अपना कब्जा जमाना चाहा।
1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पर उन्होंने तमिल को बिल्कुल दरकिनार कर दिया और अपनी जो उनकी जो भाषा थी उसको राजभाषा मान लिया गया। नए संविधान में ये प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। सिंहलियों को विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। परिणाम ये हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं इन सारे पॉइंटों में हर जगह सिंहलियों ने अपना कब्जा जमाया। राजभाषा उन्होंने अपनी घोषित कर दी। नए संविधान में प्रावधान कर दिया कि बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगा। उन्हें विश्वविद्यालयों नौकरियों में प्राथमिकता दे दी गई। तो इन सारी चीज़ों से तमिलों को ऐसा फील हुआ कि नहीं भैया उनकी तो बातें सुन ही नहीं जा रही और उन्हें बेकानापन लगने लगा और उनके संबंध बिगड़ते चले गए। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। अब यहाँ पर तमिलों ने क्या किया कि राजनीतिक पार्टियां वो बनाने स्टार्ट हो गई और अपने समान अवसरों की मांग को लेकर उन्होंने संघर्ष प्रारंभ कर दिया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया क्योंकि वो संख्या में कम थे, इसलिए उनकी मांगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। अब यहाँ पर धीरे धीरे बातें इतनी बिगड़ती चली गई कि उनमें टकराव ने बड़ा रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। गृह युद्ध को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि गृह मतलब क्या हो गया, घर। पर यहाँ पर हम घर की बात ना करके हम देश की बात करें तो देश में जब युद्ध जैसे माहौल बन जाते हैं तो उसको हम गृह युद्ध में बताते हैं। किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। एक तरफ सरकार होगी, एक तरफ उसके सरकार विरोधी समूह होंगे और उनमें क्या आपस में हिंसक लड़ाई होगी तो युद्ध जैसा माहौल बन जाता है, इससे इसको बोला जाता है गृह युद्ध। तो वहाँ पे भी ऐसा ही माहौल बन गया था। वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई है। अब यहाँ पर हमने दोनों के उदाहरण देख लिए, दोनों की सिचुएशन देख ली कि बेल्जियम में क्या चल रहा था और श्रीलंका में क्या चल रहा था। बेल्जियम में वही फ्रेंच और डच को लेकर मतभेद थे। तो यहाँ पर बेल्जियम ने किस प्रकार समझदारी का उपयोग किया वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बेल्जियम ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 93 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें। अब यहाँ पर जो बेल्जियम ने मॉडल अपनाया, यहाँ पर उसके 4 पॉइंट दिए गए। वो क्या क्या कहते हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। यहाँ पे इन्होंने समानता को लागू कर दिया कि जो भी केंद्रीय सरकार होगी उनमें जो मेंबर होंगे वो डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोग दोनों समान ही रहेंगे, कोई ज़्यादा कम नहीं होगा। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। यानी अर्थात कहने का क्या मतलब है कि जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, वो अपने फैसले खुद भी ले सकती हैं। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। और जो बेल्जियम की राजधानी थी ब्रुसेल्स, वहाँ पे उन्होंने सरकार अलग कर दी और उसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व करवाया। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। सामुदायिक मतलब कम्युनिटी की, वहाँ पे जो लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर बात करके फैसले लेते हैं कि केंद्र की किस प्रकार से हमें कार्य करना है। तो केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। यहाँ पे बेल्जियम के नेताओं ने सोचा कि समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का अगर हम आदर नहीं करेंगे तो गृह युद्ध की संभावना पैदा हो सकती है। तो देश की एकता को संभव करने के लिए उन्होंने जितने भी समुदाय थे, जितने भी अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, उनकी भावनाओं का आदर किया और उनमें एकता बनाए रखने की कोशिश की गई। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने
और सत्ता में उनको हिस्सेदार ना बनाने का फैसला करता है, तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। वहाँ पे जो सिंहली थे, उन्होंने तमिलों की बात नहीं सुनी, तो इससे गृह युद्ध की सिचुएशन बन गई, जिससे देश की एकता संकट में पड़ गई। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? अब यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों एग्जाम्पल देखने के बाद कि दोनों के एग्जाम्पल देखने के बाद कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है। तो पहला पॉइंट है, इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। अगर हम सामाजिक समूह के बीच सत्ता का बंटवारा करेंगे तो टकराव कम होगा, क्योंकि वो जो पावर होगी वो बढ़ जाएगी, वो किसी एक के हाथों में नहीं रह पाएगी। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, और वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। अर्थात कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र में भी जो भी ताकत होगी वो जनता के हाथों में देती जाती है। अगर जनता के हाथों में नहीं होगी, वो किसी एक ही ग्रुप में होगी, तो वहाँ पर भी एकता नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत हमें देखने को मिलती है। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक का मतलब होता है कि हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला। मतलब यहाँ पर सारे हम हानि और लाभ को सावधानी पूर्वक हिसाब लगा लेते हैं कि हाँ ठीक है, इससे हानि क्या होगी, इससे लाभ क्या होगा, तब हम कोई फैसला लेते हैं। पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उलट होता है। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। युक्तिपरक में ये होता है कि हम दोनों चीज़ें देखी जाती है कि हाँ ठीक है, इससे हानि क्या होगी, लाभ क्या होगी। जबकि नैतिक में क्या होगा कि क्या सही है, तो वो हानि लाभ को नहीं देखता, वो बस क्या सही है, चाहे वो गलत ही क्यों ना, वो नैतिक तर्क में आ जाता है। अब यहीं पे हम देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी। तो यहाँ पर दो कैटेगरी में बांटते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, युक्तिपरक तर्क और नैतिक तर्क। हानि या लाभ के परिणामों पर आधारित विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है युक्तिपरक तर्कों में। राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा माना जाता है। जबकि नैतिक तर्क में हम क्या क्या देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, लोगों की भागीदारी आवश्यक है तथा लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़े रहें। लोगों का अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए प्रशासन की शासन किस प्रकार हो। ये सारे इन दोनों में अंतर देखने को मिलते हैं। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सत्ता के साझेदारी के रूप। कि हमने ये तो देख लिया कि ठीक है, सत्ता की साझेदारी को हम मतलब सत्ता जो है वो अलग अलग उसमें बढ़ जानी चाहिए, बंटवारा किया जाना चाहिए, साझेदारी। ठीक है, तो उसके कैसे कैसे उन्हें हम बांट सकते हैं, उसके अलग अलग रूपों के बारे में हम जानेंगे। तो इससे पहले कुछ बातें हैं कि पहला पॉइंट, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने है। पहले क्या होता था कि जो भी पावर होती थी वो राजा के हाथों में होती थी, वही सारे फैसले लिया करता था। तो ये उस धारणा के बिल्कुल विपरीत है, ये उस धारणा के बिल्कुल अपोजिट में है कि साझेदारी का विचार सामने आए। इस प्रकार लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती है, तभी वो अच्छा लोकतांत्रिक शासन कहलाएगा। अगर हम सारी पावर एक ही ग्रुप के हाथों में दे देंगे तो जो अल्पसंख्यक हैं, संख्या में कम है, उनकी वो बातों को ध्यान नहीं देगा, तो अच्छा लोकतांत्रिक शासन नहीं कहलाया जा सकता। उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उसे ही लोकतांत्रिक शासन को सबसे अच्छा माना जाएगा।
आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से रूप आते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। पहला, शासन के विभिन्न अंग, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ पर 3 अंग होते हैं शासन के। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो उसे लागू करती है, न्यायपालिका न्याय से संबंधित न्यायालय के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इन तीनों के बीच में सत्ता को बांट दिया जाता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे। क्षैतिज, क्षैतिज हो गया इस प्रकार का, ये वाला, ये जो सीधी सीधी लाइनें होती हैं इसको हम क्षैतिज कहते हैं। तो जो ये वाला वितरण है क्षैतिज वितरण कहलाता है, क्योंकि उसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपने अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये भी उसी स्तर पे रहेगा, ये भी उसी स्तर पे रहेगा, ये भी उसी स्तर पे रहेगा, तीनों एक ही लाइन पर है, लेकिन यहाँ पे शक्तियों का हमने क्या किया, बंटवारा कर दिया। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्षैतिज वितरण देखा। अगला पॉइंट हम देखते हैं, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर वितरण होता है इस प्रकार का, जो ऊपर से नीचे तक होता है। सबसे ऊपर हमारी कौन सी सरकार होती है, केंद्रीय सरकार। जैसे अभी हमारे यहाँ पर मोदी जी की सरकार है, वो केंद्रीय सरकार होगी। उसके बाद आती है राज्य सरकारें, फिर प्रांतीय सरकारें। इस प्रकार अलग अलग प्रकार से हम इनको बांट देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि भैया राज्य सरकार सबसे ज़्यादा है या केंद्र सरकार, तो हम बोलेंगे केंद्र सरकार सबसे ऊपर मानी गई। तो ये ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। तो सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। कुछ फैसले हम राज्य सरकार ले सकती है, ठीक है, कुछ फैसले केंद्रीय सरकार ले सकती है। तो ऐसे हम सत्ता को बांट देते हैं। तो क्षैतिज वितरण एक समान स्तर पर रहते हैं और अलग अलग कार्य करते हैं, वो क्षैतिज वितरण कहलाता है। ऊर्ध्वाधर वितरण की उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकार को भी सत्ता को बांट दिया जाता है। ये उच्चतर, उच्च, और ये निम्नतर, इस प्रकार हम सत्ता को बांट देते हैं। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे इससे संबंधित। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। अब यहाँ पर हमने बेल्जियम में क्या देखा कि जो भाषाई रूप में लोग अलग अलग समुदाय के थे, हमने उसमें सत्ता का बंटवारा किया। वो वाली सरकार क्या कहलाती है, सामुदायिक सरकार। अगला पॉइंट, सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। दबाव समूह होते हैं जो सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं किसी भी प्रकार का, या वो आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 4 पॉइंटों द्वारा किस प्रकार से हम सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूप देख सकते हैं।